नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 8 इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ये एक ऐसा शब्द है जो हम रोज सुनते हैं, हर जगह। सब्जी मंडी से लेकर न्यूज चैनल की डिबेट तक। घर पे पापा की सैलरी की बात हो या हमारी पॉकेट मनी की, ये शब्द हर जगह है। पर यह सिर्फ प्याज के दाम बढ़ने से कहीं ज्यादा है। ये किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। किताब में साफ लिखा है कि इस चैप्टर को रटना नहीं है, इसके एप्लीकेशंस और दूसरी चीजों से इसके जुड़ाव को समझना है। राइट। 2008 की सब प्राइम क्राइसिस के बाद से इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल को समझना और भी क्रिटिकल हो गया है। आज की हमारी चर्चा इसी समझ को बनाने के बारे में होगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या? आम आदमी के लिए तो इन्फ्लेशन का मतलब है कीमतें बढ़ना। जो चीज कल 10 रुपए की थी वो आज 12 की हो गई। लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? देखिए, सतही तौर पे हाँ, पर इसमें काफी गहराई है। इन्फ्लेशन का जो असल मतलब है वो है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में एक सस्टेन्ड राइज। ओके, जनरल लेवल और सस्टेन्ड राइज। हाँ, यानी लगभग सभी चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। अगर सिर्फ एक या दो चीजें जैसे टमाटर या पेट्रोल महंगे हुए हैं तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ प्राइस राइज है। एग्जैक्टली। लेकिन जब आटा, दाल, चावल, कपड़े, किराया, स्कूल की फीस ये सब एक साथ और लगातार बढ़ने लगे, तब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। तो ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। बिल्कुल। एक चीज का दाम बढ़ता है तो धीरे धीरे सबका बढ़ने लगता है, और इसका असर बहुत गहरा होता है, खासकर भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में। सही बात है। हमने देखा है कि कैसे प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकारें तक गिर जाती हैं। सही कहा, ये एक पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। अब वोटर्स भी पहले से ज्यादा जागरूक हैं और वो बढ़ती या घटती महंगाई के असर को समझते हैं। तो ये तो हुआ इन्फ्लेशन। यहाँ दो शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों सुनने में ऐसे लगते हैं कि कीमतें कम हो रही हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना। जमीन आसमान का। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं। दोनों? हाँ, पहले डिसइन्फ्लेशन को लेते हैं। इसका मतलब है कि महंगाई अभी भी है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। अच्छा, एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए पिछले महीने महंगाई दर 6% थी और इस महीने 4% है। ओके। तो कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, पर पहले से धीरे। ये कार चलाने जैसा है। जैसे? आप 100 की स्पीड से 60 पर आ गए, लेकिन गाड़ी अभी भी आगे चल रही है। एग्जैक्टली, गाड़ी रुकी नहीं है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब आते हैं डिफ्लेशन पर। सुनने में तो डिफ्लेशन बड़ा अच्छा लगता है, चीजें सस्ती हो रही हैं। हाँ, सुनने में तो यही लगता है। डिफ्लेशन का मतलब है कि कीमतें असल में घट रही हैं। इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में चला गया। हाँ, मान लीजिए -2%, यानी जो चीज कल 100 रुपए की थी वो आज 98 की है। तो फिर ये डिसइन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है? ये लॉजिक समझ नहीं आता। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि कीमतें और गिरेंगी तो वो खरीदारी टाल देते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं आज क्यों खरीदें, कल और सस्ता मिलेगा। अरे हाँ। इससे बाजार में डिमांड एकदम खत्म हो जाती है। कंपनियां प्रोडक्शन बंद कर देती हैं, लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं और पूरी इकोनॉमी एक रिसेशन या डिप्रेशन के जाल में फंस सकती है। ओह, ये तो एक विशियस साइकिल है। बिल्कुल, एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल। वाओ। तो अब सवाल ये है कि सरकार ये कैसे तय करती है कि महंगाई 4% है या 6%? इसका कोई थर्मामीटर तो होता नहीं होगा? हाँ नहीं, इसका थर्मोमीटर है प्राइस इंडाइसिस। भारत में मुख्य रूप से दो हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। ओके, WPI और CPI। ये असल में एक बास्केट की तरह है जिसमें बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज की कीमतें रखी जाती हैं और फिर उनका एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है। वेटेड एवरेज मतलब हर चीज को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अच्छा। एक आम परिवार के बजट में अनाज और पेट्रोल का खर्च माचिस या नमक के खर्च से कहीं ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल। तो इंडेक्स में अनाज और पेट्रोल को ज्यादा वेट या महत्व दिया जाएगा। समझ गया। और फिर इसे मापते कैसे हैं? इसका एक फॉर्मूला है,
हम आज के प्राइस लेवल की तुलना पिछले साल के प्राइस लेवल से करते हैं। ओके। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर है इस साल का प्राइस लेवल माइनस पिछले साल का प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय पिछले साल का प्राइस लेवल, और इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसमें एक बेस ईयर का कॉन्सेप्ट भी होता है। हाँ, ये मैंने सुना है, जैसे 2011-12। हाँ, हम एक साल को आधार मानकर उसके प्राइस लेवल को 100 मान लेते हैं, फिर आज के प्राइस लेवल को उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर आज इंडेक्स 180 है, इसका मतलब है कि बेस ईयर की तुलना में कीमतें 80% बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही। Here's where it gets really interesting. किताब में पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि हम दो निश्चित तारीखों के बीच महंगाई नापते हैं। जैसे 1 जनवरी 2025 की कीमतों की तुलना ठीक 1 जनवरी 2024 की कीमतों से करना। अच्छा, पूरे साल के एवरेज से नहीं? नहीं। और भारत में तो वीकली इन्फ्लेशन भी नापा जाता है, जिसमें 2 लगातार शुक्रवार शाम 5 बजे की कीमतों की तुलना की जाती है। हर हफ्ते? दैट्स इंटेंस। हाँ, ये दिखाता है कि हम कितनी बारीकी से कीमतों पर नजर रखते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कैसे अलग है, और इसे नापने के पीछे का साइंस क्या है। जी, ये तो बस शुरुआत है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इन्फ्लेशन होता क्यों है, इसके क्या-क्या प्रकार हैं, राइट। और सबसे जरूरी, इसका आपकी जेब पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और हम सब पर क्या असर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होती क्यों है। मतलब ऐसा क्या होता है कि जो चीज कल तक 10 रुपए की थी वो आज 12 की हो जाती है। अर्थशास्त्री इस पर सदियों से बहस कर रहे हैं, और सच कहूं तो ये बहस आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नहीं हुई है, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा साफ तस्वीर है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस बहस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक टाइमलाइन की तरह देखना। अच्छा। हाँ, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है 1970 के दशक में। तो हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है 1970 से पहले की सोच और दूसरी उसके बाद की। ओके। 1970 से पहले ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते थे कि महंगाई के पीछे 2 मुख्य विलन हैं। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहले विलन से शुरू करते हैं। 1970 से पहले कि दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता था? जरूर, पहला और सबसे क्लासिक कारण है जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। सोर्स में इस बात पे जोर दिया गया है कि ये तब होता है जब डिमांड और सप्लाई का जो तराजू है वो गड़बड़ा जाता है। मतलब बाजार में चीजों की सप्लाई उतनी ही है, लेकिन लोगों की खरीदने की इच्छा यानी डिमांड वो अचानक से रॉकेट बन गई है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है डिमांड उतनी ही रहे, पर किसी वजह से मान लीजिए बाढ़ आ गई या फैक्ट्री में हड़ताल हो गई तो सप्लाई कम हो जाए। अच्छा। दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही होता है, कम चीजों के पीछे ज्यादा खरीदार भाग रहे होते हैं। इसे आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कॉलेज फेस्ट के टाइम पर कॉन्सर्ट की टिकटें लिमिटेड होती हैं, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी उसे खरीदना चाहती है। सही उदाहरण है। नतीजा क्या होता है? ब्लैक में टिकटें बिकती हैं दुगने तिगने दाम पर। बिल्कुल। या फिर दिवाली के टाइम पर कुछ खास तरह की मिठाइयों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। अगर हलवाई उतनी तेजी से बना नहीं पाते तो वो दाम बढ़ा देते हैं। ये तो हम हर साल देखते हैं। और एक बहुत मॉडर्न उदाहरण है गेमिंग कंसोल का। जब कोई नया प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स लॉन्च होता है तो कंपनी शुरू में लिमिटेड यूनिट्स बनाती है। हाँ, खरीदने वाले तो लाखों होते हैं, पर खरीदने वाले लाखों होते हैं। नतीजा, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और ब्लैक मार्केट में वो कंसोल असल कीमत से कहीं ज्यादा महंगा बिकता है। ये क्लासिक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जहां बहुत ज्यादा डिमांड बहुत कम सप्लाई का पीछा कर रही है। तो ये जो आइडिया है कि डिमांड ही असली खिलाड़ी है, ये आया कहां से? ये क्लासिक केन्जियन आइडिया है। जॉन मेनार्ड केन्स, जो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे, और उनके स्कूल ऑफ थॉट का मानना था कि किसी भी इकोनॉमी में डिमांड एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत ड्राइवर होता है। ओके, उनके हिसाब से अगर इस तरह की महंगाई को रोकना है तो इसका एक ही तरीका है, किसी तरह लोगों की डिमांड को ही ठंडा कर दिया जाए। अच्छा, डिमांड को कम करना, पर वो होगा कैसे? क्या सरकार लोगों से अपील करेगी कि प्लीज कम शॉपिंग करो, देश को बचाओ? ये तो सुनने में बड़ा व्यवहारिक लगता है। कहने से तो कोई मानता नहीं, ये बात तो सही है। इसीलिए केनीजियन स्कूल 2 ठोस तरीके सुझाता है, जिनका जिक्र सोर्स में भी है। पहला, सरकार टैक्स बढ़ा दे।
टैक्स बढ़ा दे। हाँ, जब इनकम टैक्स या जीएसटी बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा। जेब में पैसे कम होंगे तो डिमांड अपने आप थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। मतलब सरकार हमारी जेब से पैसा निकाल ले ताकि हम ज्यादा शॉपिंग ना कर पाएं। सुनने में तो बड़ा क्रूर लगता है तो? और ये राजनीतिक रूप से भी तो बहुत मुश्किल होगा। कौन सी सरकार चुनाव से पहले टैक्स बढ़ाना चाहेगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्रेड ऑफ है। इसीलिए इसे एक टूल की तरह देखा जाता है, ना कि एक लोकप्रिय कदम की तरह। दूसरा तरीका ये है कि सरकार खुद अपने खर्चे कम कर दे, जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कुछ समय के लिए नई सड़कें, नए पुल या सरकारी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट्स पर खर्च रोक दे। जब सरकार खर्च कम करती है तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों, मजदूरों, सप्लायर्स के पास कम पैसा जाता है और उससे भी सिस्टम में ओवरऑल डिमांड पर लगाम लगती है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हुआ पहला विलन, डिमांड पुल। लेकिन 1970 से पहले की सोच में एक और कारण था जो कहानी के दूसरे सिरे से आता है। दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये डिमांड की तरफ से नहीं बल्कि सप्लाई की तरफ से आता है। बिल्कुल सही। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ गया है। अर्थशास्त्री इसे फैक्टर इनपुट कॉस्ट्स का बढ़ना कहते हैं। अच्छा। जैसे गाड़ी बनाने के लिए स्टील महंगा हो गया, या बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं और चीनी महंगी हो गई, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह यानी वेजेस बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जब किसी प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ेगा तो वो उस बढ़ी हुई लागत को कस्टमर पे पास ऑन करेगा। कोई अपनी जेब से तो नुकसान नहीं भरेगा। नतीजा ये होता है कि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक और रोजमर्रा का उदाहरण है पेट्रोल डीजल की कीमतें। हाँ। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, हाँ, तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। अब सोचिए इसका असर कहाँ कहाँ होता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। जिन ट्रकों में सब्जियां, फल, दूध और बाकी सामान शहरों तक आता है, उनका भाड़ा बढ़ जाता है। सही बात है। तो किसान से भले ही प्याज सस्ते में निकला हो, हमारे पास आते आते वो महंगा हो जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है। तो इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए केन्जियन स्कूल के पास क्या इलाज था? क्या इसके लिए भी टैक्स बढ़ाना ही उपाय था? नहीं, इसके लिए उनके उपाय आज के हिसाब से बड़े डायरेक्ट और शायद कुछ हद तक कठोर लगेंगे। अच्छा। सोर्स बताता है कि वो कीमतों और आमदनी पर सीधा कंट्रोल करने की बात करते थे। मतलब सरकार एक तरह से तय कर दे कि दूध 50 रुपए लीटर ही बिकेगा और किसी की भी सैलरी इस साल 5% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसे प्राइस एंड इनकम कंट्रोल्स कहते हैं। मतलब सरकार तय करेगी कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी। इस सुनने में तो अजीब है, पर क्या इतिहास में ऐसा कभी सफलतापूर्वक किया गया है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे तो ब्लैक मार्केटिंग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने का खतरा भी है। दुकानदार कहेगा सरकारी रेट 50 है, पर माल चाहिए तो 60 लगेंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही कारण है कि ये उपाय ज्यादातर देशों में फेल हुए और आज इन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उनका एक और सुझाव था ट्रेड यूनियनों की पावर को कम करना। उस दौर में यूनियनें बहुत मजबूत होती थी और वो बार बार सैलरी बढ़ाने की मांग करती थी, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ती थी। अच्छा। तो उनका मानना था कि अगर यूनियनों पर लगाम लगाई जाए तो ये कॉस्ट पुश का प्रेशर कम होगा। और आज की सरकारें क्या करती है इसके लिए? क्योंकि कच्चा माल तो आज भी महंगा होता है। आज के दौर में सरकारें इसे कंट्रोल करने के लिए दूसरे ज्यादा स्मार्ट तरीके अपनाती हैं। जैसे अगर कच्चा तेल महंगा हो रहा है तो उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी अस्थायी रूप से कम कर देती है। हाँ, ये तो हम देखते हैं। ताकि बनाने की लागत कम हो सके और पेट्रोल का दाम न बढ़े। इससे लोगों को फौरी राहत मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई 1970 से पहले की कहानी। दो विलन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। लेकिन फिर जैसा आपने कहा 1970 में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। हाँ, यहाँ एक नया स्कूल ऑफ थॉट सामने आया, मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, और इन्होंने आकर पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। मिल्टन फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आप सब गलत जगह देख रहे हैं। उन्होंने पुरानी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश की थ्योरी को एक नए एंगल से देखा। उनका मानना था कि ये दोनों तो सिर्फ लक्षण है, असली बीमारी कुछ और ही है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है, मॉनेटरिस्ट्स का कहना था कि चाहे डिमांड पुल हो या कॉस्ट पुश, दोनों के पीछे असली वजह एक ही है। और वो क्या है? इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा पैसे का होना, द एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम डिमांड या कॉस्ट नहीं बल्कि पैसा खुद है। बिल्कुल। उनका तर्क था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसलिए नहीं होता कि लोगों की खरीदने की इच्छा बढ़ गई है, बल्कि इसलिए होता है कि उनके पास खर्च करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है। जबकि उतनी तेजी से चीजों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। उनका एक बहुत मशहूर जुमला है,
जिसे सोर्स में भी मेंशन किया गया है, टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल आउटपुट। मतलब कम सामान के पीछे बहुत सारा पैसा भाग रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसी स्कीम निकाली जिससे मेरी सैलरी आज डबल हो जाए, और मेरे पड़ोसी की भी और उसके पड़ोसी की भी। ठीक है। हम सब खुश होके मॉल भागेंगे लेटेस्ट फोन खरीदने, लेकिन मॉल में फोन तो उतने ही हैं, उनका स्टॉक तो रातों रात डबल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो क्या होगा? दुकानदार दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारे पास ज्यादा पैसे हैं और हम वो ज्यादा दाम दे सकते हैं। एग्जैक्टली। यही मॉनेटरिस्ट्स का कोर आइडिया है, और यही लॉजिक उन्होंने कॉस्ट पुश पर भी लगाया। अच्छा। उन्होंने एक बहुत फंडामेंटल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मान लिया स्टील महंगा हो गया और गाड़ी की कीमत बढ़ गई, पर लोग उस महंगी गाड़ी को खरीदेंगे कैसे जब तक कि उनके पास उस बढ़ी हुई कीमत को चुकाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा ना हो। ये तो सोचने वाली बात है। अगर पेट्रोल 100 से 110 रुपए का हो जाए तो मेरी जेब में वो एक्स्ट्रा 10 रुपए होने भी तो चाहिए उसे खरीदने के लिए। हाँ। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं बढ़ेंगे तो मैं शायद अपनी गाड़ी चलाना कम कर दूंगी और डिमांड अपने आप गिर जाएगी, जिससे कीमत वापस नीचे आ सकती है। बिल्कुल। और मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि अगर कीमतें बढ़ती जा रही हैं और डिमांड नहीं गिर रही, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास वो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आता है। सोर्स बताता है या तो लोगों की मजदूरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, या सरकार जरूरत से ज्यादा उधार लेकर खर्च कर रही है, या फिर सबसे बड़ा कारण क्या? सेंट्रल बैंक द्वारा और नोट छापना, जिसे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जब हम सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है महंगाई को काबू करने के लिए, तो वो असल में इसी मॉनेटरिस्ट सोच पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कि भाई बाजार से पैसा खींच लो, लोगों के हाथ में लोन का पैसा कम कर दो, तो महंगाई अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। बिल्कुल। आपने एकदम सही कनेक्शन बनाया है। ये 1970s के बाद आया एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, जिसका असर आज तक दुनिया भर की आर्थिक नीतियों पर दिखता है। मॉनेटरिस्ट के लिए इन्फ्लेशन हमेशा और हर जगह एक मॉनेटरी फिनोमेनन है, यानी पैसे की सप्लाई से जुड़ा मसला। उन्होंने केन्जियन थ्योरी को एक तरह से साइडलाइन कर दिया। तो अगर कारण ये सब हैं, तो सरकारें और सेंट्रल बैंक इसे काबू में करने के लिए करते क्या हैं? सोर्स में कुछ उपायों का जिक्र है जिन्हें मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन कहा गया है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। हाँ, इन उपायों को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसा सोर्स में दिया है: डिमांड साइड, सप्लाई साइड और कॉस्ट साइड। चलिए पहले डिमांड साइड मेजर से शुरू करते हैं। इसका लक्ष्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों की खरीदने की क्षमता को यानी डिमांड को कम करना है। हाँ, इसमें पहला तरीका क्या है? इसमें पहला तरीका बड़ा सीधा साधा और कह सकते हैं आदर्शवादी है। सरकार लोगों से अपील करती है कि जिन चीजों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं उनका इस्तेमाल कुछ समय के लिए कम कर दें। अच्छा। इसे ऑस्टेरिटी कहते हैं, यानी एक तरह की किफायत। जैसे अगर टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए तो सरकार कहे कि प्लीज कुछ दिन टमाटर की चटनी में बनाइए, सलाद में मत डालिए। पर क्या ये काम करता है? मुश्किल है। मुझे तो शक है। प्याज 200 रुपए किलो भी हो जाए तो क्या कोई इसे खाना बंद कर देगा? शायद सब्जी में 4 की जगह 1 डालेगा, पर बंद नहीं करेगा। सही बात है। और सरकार की ये अपील उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बेमानी है जो पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। एक और अहम बिंदु जो सोर्स से निकल कर आता है वो ये है कि ये तरीका अक्सर फेल हो जाता है, खासकर जब बात जरूरी चीजों की हो। जैसे चावल, गेहूं, दूध, प्याज। लोग इनका कंजम्पशन कम नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते। ये हमारी रोज की जरूरतें हैं। तो फिर दूसरा ज्यादा असरदार तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा टेक्निकल है, जिसे मॉनेटरी मेजर कहते हैं। इसमें सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, एक्शन में आता है। उसका काम होता है सिस्टम से पैसे के बहाव यानी फ्लो ऑफ मनी को सख्त करना, उसे सोकना। और ये होता कैसे है? आरबीआई लोगों के घर जाके तो पैसे वापस नहीं ले सकता। आपने रेपो रेट का जिक्र किया था, वो तो एक टूल है। और क्या तरीके हैं? रेपो रेट के अलावा एक और बड़ा टूल है CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। आपने इसका नाम सुना होगा। हाँ, सुना तो है, पर ये काम कैसे करता है ये थोड़ा समझाएंगे। जरूर। CRR वो पैसा है जो हर बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी यानी टोटल डिपॉजिट्स का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। ओके। उस पैसे को बैंक लोन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर आरबीआई इस CRR को 4% से बढ़ाकर 5% कर दें, तो बैंकों के पास आम लोगों को लोन देने के लिए अचानक से करोड़ों रुपए कम हो जाएंगे।
अच्छा इस तरह भी आरबीआई सिस्टम से पैसा सोख लेता है। अच्छा, तो जब रेपो रेट और सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा और कम हो जाता है। फिर बैंक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगे कर देते हैं। जब लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी तो मैं शायद नई गाड़ी खरीदने या नया घर लेने का प्लान कुछ समय के लिए टाल दूंगी। बिल्कुल। और जब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो गाड़ियों की, घरों की और बाकी चीजों की डिमांड कम हो जाती है, जिससे कीमतें कंट्रोल में आने लगती हैं। अगर हम सोर्स के दिए गए उदाहरण को देखें तो 2004-05 में जब भारत में हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी थी और कीमतें बढ़ रही थी, तो आरबीआई ने होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था ताकि डिमांड को थोड़ा ठंडा किया जा सके। लेकिन इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती होगी। मतलब जब लोन महंगे होते हैं और डिमांड कम होती है तो कंपनियों की बिक्री भी तो कम होती होगी। हाँ, जिससे शायद देश की ग्रोथ धीमी पड़ जाती हो। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है और एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। महंगाई को काबू करने के चक्कर में अक्सर इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, जिससे नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। ओहो। इसीलिए सेंट्रल बैंक को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। और दूसरी सीमा ये है कि ये उन चीजों पर ज्यादा असरदार है जो लोग लोन पर खरीदते हैं। सही बात है। लोग दाल, चावल या सब्जी खरीदने के लिए तो लोन नहीं लेते। इसलिए इन जरूरी चीजों की कीमतों पर मॉनेटरी मेजर्स का सीधा असर बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हुए डिमांड साइड के उपाय। अब बात करते हैं सप्लाई साइड मेजर्स की। इसका क्या मतलब होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सप्लाई साइड का सीधा मतलब है कि अगर कोई चीज डिमांड की वजह से महंगी हो रही है तो डिमांड कम करने के बजाय उसकी सप्लाई ही बढ़ा दो। अच्छा। जब बाजार में वो चीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगी तो कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। ये एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है। ये तो सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है। सप्लाई कैसे बढ़ाई जा सकती है? सोर्स के मुताबिक ये 2 तरीकों से हो सकता है। पहला, देश में ही उसका उत्पादन बढ़वाया जाए। सरकार किसानों को या कंपनियों को इंसेंटिव दे सकती है, बेहतर बीज या टेक्नोलॉजी दे सकती है। दूसरा तरीका है कि अगर देश में उत्पादन तुरंत बढ़ाना मुमकिन नहीं है तो उसे बाहर के देशों से इंपोर्ट कर लो, यानी आयात कर लो। लेकिन इसकी भी अपनी चुनौतियां होंगी। ये इतना आसान होता तो सरकारें हमेशा यही क्यों नहीं करती? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है समय। समय? हाँ, उत्पादन चाहे वो खेती हो या फैक्ट्री रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता। फसल उगने में महीनों लगते हैं, नई फैक्ट्री लगाने में सालों। सही बात है। और इंपोर्ट करने में भी कई बार देरी हो जाती है। सोर्स में 2009 से 2013 के बीच का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब प्याज की कीमतें आसमान छू रही थीं, 100-150 रुपए किलो तक पहुंच गई थीं। ओहो, मुझे याद है वो दौर। घर पर भी इस बात पर खूब चर्चा होती थी कि बिना प्याज के सब्जी कैसे बनेगी। हाँ बिल्कुल। तो सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला तो किया, लेकिन जब तक वो जहाज़ों से भारत पहुंचा और बाजारों में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोगों को महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ी। मतलब ये उपाय असरदार तो है, पर इसमें टाइमिंग का खेल बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए सरकार पर हमेशा एक राजनीतिक दबाव होता है कि वो जल्दी से कुछ करे, भले ही वो लॉन्ग टर्म समाधान ना हो। एग्जैक्टली। और अब आते हैं आखिरी कैटेगरी पर, कॉस्ट साइड मेजर्स। हाँ, इसमें भी 2 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, एक शॉर्ट रन के लिए और एक लॉन्ग रन के लिए। पहले शॉर्ट रन की बात करते हैं। फौरी राहत के लिए क्या किया जा सकता है? शॉर्ट रन में सरकार टैक्स कम करके लोगों को तुरंत राहत दे सकती है, जैसे हमने पेट्रोल डीजल की बात की थी। हाँ। अगर कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार उस पर अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। इससे तुरंत पेट्रोल पंप पर दाम कम हो जाते हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ आम आदमी को राहत मिलती है, बल्कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम होती है, जिससे बाकी चीजों के दाम भी नहीं बढ़ते। लेकिन ये तो एक तरह से पेन किलर खाने जैसा हुआ, बीमारी का इलाज नहीं। सरकार हमेशा के लिए तो टैक्स कम नहीं कर सकती, उसे भी तो देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। सही। इससे तो सरकार का खजाना खाली होगा। आपने सही कहा। इसीलिए सोर्स इसे एक टेम्पररी सोल्यूशन कहता है। लॉन्ग रन में असली और स्थायी रास्ता एक ही है, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, जिसे कहते हैं स्केलिंग अप टेक्नोलॉजी। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसे किसी उदाहरण से समझाइए। इसका मतलब है कि हम उत्पादन के ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे लागत ही स्थायी रूप से कम हो जाए। जैसे खेती में बेहतर बीज, ड्रिप इरिगेशन, आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाना और पानी और खाद की लागत कम करना। और फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन और बेहतर मशीनों से कम समय और कम बिजली में ज्यादा सामान बनाना। जब टेक्नोलॉजी बेहतर होती है तो प्रोडक्शन की लागत स्थायी रूप से कम हो जाती है। अच्छा। इससे कंपनियां कम दाम पर भी मुनाफा कमा सकती हैं
और कीमतें लंबे समय तक काबू में रहती हैं। सोर्स के अनुसार यही असली और टिकाऊ समाधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम महंगाई के अलग अलग प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जब भी हम अखबार में या टीवी पर महंगाई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, हर चीज़ महंगी हो रही है। पर ये इतना सीधा नहीं है। महंगाई की भी अपनी अपनी स्पीड और सिवियरिटी होती है। कुछ दबे पांव आती हैं और कुछ तूफान की तरह सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। बिल्कुल सही। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की महंगाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर बीमारी का पता लगाकर ही सही दवा देता है, उसी तरह सरकारें और सेंट्रल बैंक्स भी महंगाई का टाइप समझकर ही सही नीतियां बना पाते हैं। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सोर्सेस के हिसाब से महंगाई को उसकी रफ्तार के आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी गाड़ी की स्पीड, कभी वो रेंग रही है, कभी तेज चल रही है और कभी रेस लगा रही है। सबसे पहले बात करते हैं लो इन्फ्लेशन की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये धीमी और काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होती है। इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मतलब दबे पांव आने वाली महंगाई। हाँ, और इसमें जो बढ़ोतरी होती है वो सिंगल डिजिट में होती है। जैसे सोर्स में एक उदाहरण दिया गया है कि किसी देश में 6 महीने तक महंगाई दर 2.3%, फिर 2.6%, 2.9%, 3.1% रही। ये एक कंट्रोल्ड बढ़ोतरी है। ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि इतनी महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी भी होती है। अच्छा, महंगाई अच्छी कैसे हो सकती है? जब लोगों को पता होता है कि चीजें थोड़ी महंगी होने वाली हैं, तो वो खरीदारी को टालते नहीं है। इससे बाजार में डिमांड बनी रहती है, कंपनियां और सामान बनाती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये उस तेल की तरह है जो मशीन के पुर्जों को जाम होने से बचाता है। मतलब ये वो वाली महंगाई है जब हर साल दूध का पैकेट 1-2 रुपए बढ़ जाता है या ऑटो का किराया थोड़ा बढ़ जाता है। हमें महसूस होता है, पर हमारी मंथली बजट की गाड़ी पटरी से नहीं उतरती। अब आते हैं दूसरी स्टेज पर, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ से मामला गंभीर होना शुरू हो जाता है। यहाँ गैलोपिंग का मतलब है सरपट दौड़ना। यहाँ महंगाई दर डबल या ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाती है, मतलब 20%, 100% या 200% सालाना। सोर्स में 1970 और 80 के दशक के कुछ लैटिन अमेरिकन देशों जैसे अर्जेंटीना, चिले और ब्राजील का जिक्र है, जहां महंगाई दर 30 से 700% तक पहुंच गई थी। 700%? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज साल की शुरुआत में 100 रुपए की थी, वो साल के अंत तक 800 रुपए की हो गई। एग्जैक्टली। सोचिए, एक आम इंसान की बचत का क्या हाल होता होगा। लोगों का अपनी करेंसी पर से भरोसा उठने लगता है। वो अपनी तनख्वाह मिलते ही सारा पैसा सामान खरीदने में लगा देते थे, क्योंकि कल उसी सामान की कीमत और ज्यादा हो जाएगी। ये तो ऐसा है कि किसी स्टूडेंट ने अपनी ड्रीम बाइक के लिए पैसे बचाने शुरू किए जो 1 लाख की है, पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन की वजह से जब तक उसने पैसे जमा किए, बाइक की कीमत 3 लाख हो गई। सारा सपना ही टूट गया। और अब सबसे खतरनाक और डरावना रूप हाइपर इन्फ्लेशन। ये आर्थिक दुनिया की हॉरर फिल्म है, जहां कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती है। यहाँ बढ़ोतरी बहुत बड़ी और तेजी से एक्सेलरेट होने वाली होती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण सोर्स में दिया गया है पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का। 1920 के दशक की शुरुआत में वहां कीमतें 2 साल पहले के मुकाबले 36 अरब गुना ज्यादा हो गई थीं। 36 अरब गुना? ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। हालत इतनी खराब थी कि जर्मनी की करेंसी डॉइच मार्क की कोई कीमत ही नहीं बची थी। लोग नोटों को जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो लकड़ी से सस्ते पड़ रहे थे। यहाँ पर यह दिलचस्प बात है कि कागज की कीमत जिस पर नोट छपा था, नोट की फेस वैल्यू से ज्यादा हो गई थी। और हाल के भी कुछ उदाहरण हैं, है ना? हाँ, सोर्स में बोलीविया, यूगोस्लाविया, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे का जिक्र है। यूगोस्लाविया में 1993 में महंगाई 20% प्रतिदिन की दर से बढ़ रही थी। जिम्बाब्वे में 2008 तक सालाना महंगाई दर 90 अरब खरब प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जिसके बाद सरकार को अपनी करेंसी को वर्थलेस घोषित करना पड़ा। 90 अरब खरब, मेरे फोन के कैलकुलेटर में भी इतने जीरो नहीं होंगे। इसका नतीजा ये होता है कि देश की करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लोग दूसरे देशों की करेंसी जैसे डॉलर, सोने या फिर बॉर्डर सिस्टम पर लौटाते हैं। मतलब एक बोरी गेहूं के बदले जूते लेना। ये समाज को आर्थिक रूप से कई सौ साल पीछे धकेल देता है। स्पीड के अलावा महंगाई को उसके कारणों के आधार पर भी देखा जाता है। हमारे सोर्सेज में 2 और दिलचस्प प्रकारों का जिक्र है। पहला है बॉटलनेक इन्फ्लेशन,
जैसा कि नाम से लगता है, बॉटलनेक मतलब कोई रुकावट या अड़चन। ये तब होता है जब सप्लाई साइड में अचानक कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए, लेकिन डिमांड वैसी की वैसी ही रहे। ये सप्लाई साइड हर्डल्स किसी प्राकृतिक आपदा या मिसमैनेजमेंट की वजह से हो सकता है। इसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। इसका कोई आम जिंदगी से जुड़ा उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत में प्याज की कीमतें। मान लीजिए बेमौसम बारिश से प्याज की फसल का बड़ा हिस्सा खराब हो गया। अब बाजार में प्याज की सप्लाई अचानक घट गई, लेकिन हर घर में प्याज की डिमांड तो उतनी ही है। नतीजा, प्याज की कीमत 20 रुपए किलो से बढ़कर 150 रुपए किलो पहुंच जाती है। ये एक क्लासिक बॉटलनेक इन्फ्लेशन है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ गए थे। अब एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कोर इन्फ्लेशन। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत काम का। हाँ, ये महंगाई को मापने का एक अलग नजरिया है। कोर इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करते समय कुल महंगाई में से कुछ चीजों की कीमतों को हटा दिया जाता है। मुख्य रूप से खाने पीने की चीजें, फूड आर्टिकल्स और ऊर्जा, एनर्जी जैसे पेट्रोल, डीजल। लेकिन उन्हें क्यों हटाते हैं? ये तो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। What's fascinating here is कि इन्हीं चीजों की कीमतें सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, यानी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर करता है और सब्जियों का दाम मौसम पर। ये चीजें अर्थव्यवस्था की अंदरूनी सेहत का सही पैमाना नहीं होती। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर हमें अर्थव्यवस्था की बुनियादी या कोर मजबूती देखनी है तो इन अस्थिर चीजों को हटाकर बची हुई महंगाई को देखो। अच्छा, तो ये एक तरह का फिल्टर है जो टेम्पररी उतार चढ़ाव को हटाकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है। एग्जैक्टली। भारत में इसका इस्तेमाल 2001 में शुरू हुआ। सोर्स ये भी बताता है कि 2015-16 से एक और रिफाइंड वर्जन न्यू कोर इन्फ्लेशन भी बनाया गया, जिसमें से फूड और फ्यूल के अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसी चीजों को भी बाहर कर दिया गया। ये महंगाई की और भी ज्यादा स्टेबल तस्वीर दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि महंगाई एक शब्द जरूर है, लेकिन इसके कई चेहरे हैं। ये धीमी गति से अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी हो सकती है और लोगों की जिंदगी भर की बचत को खत्म कर देने वाली हाइपर इन्फ्लेशन भी। और ये भी कि महंगाई हमेशा डिमांड बढ़ने से नहीं होती, बल्कि सप्लाई में रुकावट आने से बॉटलनेक के तौर पर भी आ सकती है। और उसकी असली नब्ज पकड़ने के लिए कोर इन्फ्लेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ से बहस और भी गहरी होती है कि इन अलग अलग तरह की महंगाई से निपटा कैसे जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम इन्फ्लेशनरी गैप पर चर्चा करेंगे। ये शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल और भारी भरकम सा लगता है, पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल। इसे घर के बजट की तरह सोचिए। मान लीजिए एक परिवार की महीने की कमाई है 1 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन उनका कुल खर्चा, EMI, बच्चों की फीस, राशन, घूमना फिरना, सब मिलाकर 1,20,000 हो जाता है। अच्छा। तो ये जो 20,000 का गैप है, जो उन्हें क्रेडिट कार्ड से या कहीं और से उधार लेकर पूरा करना पड़ रहा है, बस यही चीज जब पूरे देश के लेवल पर होती है तो उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आमदनी से, मतलब टैक्स वगैरह से जो आता है, उससे ज्यादा हो जाता है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, तब ये गैप बनता है। ये एक तरह का सिग्नल है कि अर्थव्यवस्था अपनी असल क्षमता से ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। मतलब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। एग्जैक्टली। मतलब देश में जितनी चीजें और सेवाएं बन रही हैं, लोग उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो इकोनॉमी का इंजन, आप कह सकते हैं, गर्म होने लगता है। तो सवाल ये है कि सरकार ये एक्स्ट्रा पैसा, ये लाखों करोड़ लाती कहाँ से है? क्या वो RBI को बोलती है कि और पैसे छापो? और यहीं से एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, इन्फ्लेशन टैक्स। ये किसी बजट में अनाउंस नहीं होता, पर शायद हम सब इसे भरते हैं। हाँ, जब सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाती है तो इसका एक तरीका यही है कि सेंट्रल बैंक से उधार लिया जाए, जो एक तरह से नए नोट छापकर या सिस्टम में मनी सर्कुलेट करके इस गैप को भरता है। अच्छा। पर इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। जब मार्केट में अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, लेकिन फैक्ट्रियों में उत्पादन उतना ही है, तो हर एक रुपए की जो अपनी खरीदने की ताकत है, उसकी वैल्यू, हाँ, उसकी वैल्यू वो कम हो जाती है। मतलब मेरे मोहल्ले का जो समोसे वाला पहले 10 रुपए का एक समोसा देता था, अब वो 12 का देने लगा है। बिल्कुल। मेरे पर्स में रखे 100 रुपए के नोट पर तो अभी भी 100 ही लिखा है, पर कल तक जो नोट 10 समोसे खरीद सकता था, आज वो सिर्फ 8 ही खरीद पा रहा है। ये तो एक तरह का छिपा हुआ टैक्स हुआ। एग्जैक्टली। इसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा चोट उन्हें पहुंचाता है जिनके पास कैश है,
या जिनकी इनकम फिक्स्ड है, जैसे पेंशनर्स। हाँ, या वो लोग जो एफडी के ब्याज पर जीते हैं। सही। सोर्स में एक बहुत पावरफुल उदाहरण है। अगर किसी देश में महंगाई 100% है, तो एक साल के अंदर आपके बैंक में रखे 1 लाख रुपए की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए रह जाएगी। आधी दौलत बस हवा में उड़ गई। हाँ, आपकी मेहनत की कमाई बिना कुछ किए ही खत्म। ये सरकार के लिए अपने खर्चे पूरे करने का एक तरीका है, जिसकी कीमत आम जनता अपनी सेविंग्स की घटती वैल्यू से चुकाती है। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसे टैक्स कहना पूरी तरह सही है? मतलब सरकार की मंशा शायद लोगों की सेविंग्स कम करना तो नहीं है? नहीं, मंशा नहीं है। वो तो बस सड़कें बनाने या सैलरी देने के लिए खर्च कर रही है। ये तो एक अनचाहा नतीजा हुआ है ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है। टैक्स शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका असर वैसा ही है। आपकी परचेजिंग पावर सरकार की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अच्छा। सरकार उस नए छापे हुए पैसे से सामान और सेवाएं खरीद पा रही है, जबकि आप उसी पैसे से अब कम खरीद पा रहे हैं। और यहीं पर सोर्स का एक और शब्द आता है, सेन्योरेज। सेन्योरेज, ये नाम तो बड़ा शाही लग रहा है, किसी राजा महाराजा से जुड़ा हुआ। और इसकी जड़ें वही हैं। सेन्योरेज एसेंशियली वो प्रॉफिट है जो एक सरकार को नई करेंसी छापने से मिलता है। प्रॉफिट? हाँ, पुराने जमाने में राजा महाराजा, जिन्हें सीनियर्स या लॉर्ड्स कहा जाता था, ये काम बड़ी चालाकी से करते थे। वो सोने या चांदी के सिक्कों में तांबा या कोई और सस्ता मेटल मिला देते थे। अरे वाह! सिक्के का वजन उतना ही रहता था, पर उसकी असल कीमत कम हो जाती थी, और जो सोना चांदी बचता था वो राजा का मुनाफा होता था। तो आज की सरकारें नोट छापकर वही काम करती हैं। द कोर प्रिंसिपल इज द सेम। जितना ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा और उतना ही ज्यादा सरकार का सेन्योरेज रेवेन्यू। हालांकि ये बहुत खतरनाक खेल है। तो मतलब एक बार महंगाई का ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो ये रुकता नहीं, एक स्पाइरल, एक चक्रव्यूह की तरह घूमता रहता है। कई बार बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसे इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं। ये एक वेज प्राइस इंटरैक्शन है, जिसमें इकोनॉमी बुरी तरह फंस जाती है। होता यह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो नौकरी करने वाले लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। बिल्कुल, क्योंकि दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बच्चों की स्कूल बस का किराया बढ़ गया। ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली की डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है। सही। तो कंपनी उनकी मांग मानकर सैलरी तो बढ़ा देती है, पर कंपनी कोई चैरिटी तो चला नहीं रही। उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बनाए रखना है। बिल्कुल। तो वो क्या करती है? वो अपने बनाए हुए साबुन, बिस्कुट या कार की कीमतें और बढ़ा देती हैं। हाँ। अब कीमतें और बढ़ गई तो कर्मचारी अगले साल फिर से सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं। एंड द साइकिल कंटिन्यूज। हाँ। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, जहां हर कोई महंगाई की उम्मीद करके अपने दाम बढ़ा रहा है, और इसी वजह से महंगाई सच में बढ़ रही है। अरे ये तो बिल्कुल रियल लाइफ में होता है। मुझे याद है जब डीजल महंगा हुआ तो सब्जी वाले ने कहा, साहब मंडी से लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। हाँ। फिर ऑटो वाले ने किराया बढ़ा दिया। फिर जोमेटो स्विगी ने डिलीवरी चार्ज बढ़ा दिया। और कुछ महीने बाद ऑफिस में सबको लगा कि सैलरी कम पड़ रही है। इट्स अ रियल लाइफ विशियस साइकिल। और इसी चक्रव्यूह के बीच बिजनेसेस और बैंक्स वो हवा में तीर नहीं चला सकते। उन्हें अपने हिसाब किताब को इस नई हकीकत के हिसाब से बदलना पड़ता है। यहीं पर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन प्रीमियम जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? एक मिनट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। अगर एक कंपनी ने साल के अंत में 10 करोड़ का मुनाफा कमाया तो मतलब 10 करोड़, वो इसे किसी और नजर से क्यों देखेंगी? यहीं पर वो फाइनेंशियल इल्यूजन है। मान लीजिए कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ? लेकिन अगर उस साल देश में महंगाई 8% थी, तो उस 10 करोड़ की असल कीमत, उसकी परचेजिंग पावर पिछले साल के 10 करोड़ से काफी कम है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कंपनियों को यह समझने में मदद करती है कि उनका रियल प्रॉफिट कितना है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इससे कंपनी के फैसले कैसे बदलेंगे? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर कंपनी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं कर रही तो वो उस 10 करोड़ के नॉमिनल प्रॉफिट को देखकर शायद अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा डिविडेंड दे दे, या कर्मचारियों को बड़ा बोनस बांट दे। हाँ, जबकि असल में हो सकता है कि महंगाई की वजह से उनकी मशीनों को बदलने की लागत ही 15% बढ़ गई हो, तो वो जिसे मुनाफा समझकर बांट रहे हैं वो असल में उनकी अपनी ही कैपिटल है। ओह, तो वो अनजाने में अपनी ही कंपनी को खोखला कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इस भ्रम से बचाती है। समझ गई। ये तो शीशे में खुद को ज्यादा तंदुरुस्त देखने जैसा है, जबकि असल में वजन घट रहा हो। और इन्फ्लेशन प्रीमियम, ये बैंकों के लिए है? ये लेंडर्स के लिए है। जैसे बैंक, इसे ऐसे समझते हैं, आपने बैंक में 1 लाख की एफडी कराई 7% ब्याज पर। आपको लगा 1 साल बाद 7,000 कमाएंगे। पर उस साल महंगाई 6% बढ़ गई, तो आपकी असल कमाई कितनी हुई?
सिर्फ 1%। सही बात है। अगर महंगाई 8% हो जाती तो आप असल में 1% का नुकसान उठा रहे हैं। मेरा पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। बिल्कुल, यही हाल बैंकों का होता है। इसलिए महंगाई के इस असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैंक अपनी ब्याज दर में एक प्रीमियम जोड़ देते हैं। इसे ही इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। अच्छा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लेशन टैक्स, स्पाइरल, अकाउंटिंग, ये सब महंगाई के अलग-अलग पहलुओं को दिखाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की कहानी सिर्फ महंगाई पर तो खत्म नहीं होती। इसका दूसरा बड़ा पहलू है नौकरियां, यानी बेरोजगारी। क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है? फिलिप्स कर्व इसी के बारे में है ना? हाँ, और ये रिश्ता अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बहस वाली गुत्थियों में से एक है। A.W. फिलिप्स ने 1958 में एक थ्योरी दी जो दशकों तक इकोनॉमिक पॉलिसी की बाइबल बनी रही। उनके डेटा के मुताबिक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक उल्टा, इनवर्स रिलेशनशिप है, एक ट्रेड ऑफ है। एक ट्रेड ऑफ? हाँ, मतलब अगर आप एक को कम करना चाहते हैं तो आपको दूसरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब सरकारों के पास एक मेन्यू कार्ड की तरह चॉइस होती थी कि ऑप्शन ए 5% बेरोजगारी और 2% महंगाई, या ऑप्शन बी 3% बेरोजगारी और 4% महंगाई। हाँ बिल्कुल। चलो थोड़ी महंगाई झेल लेते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ये तो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सपने जैसा होगा। बिल्कुल, और 1960 के दशक में यही सोच हावी थी। उस दौर के अर्थशास्त्री और नेता मानते थे कि वो इकोनॉमी के डायल को इस कर्व पर अपनी मर्जी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। हाँ, 1970 के दशक में मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस पूरी सोच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड ऑफ, ये लेन देन एक धोखा है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम करता है। ऐसा क्यों? लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या बदल जाता है जो ये पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ा देता है? एक शब्द में कहूं तो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो अडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। मान लीजिए सरकार ने इकोनॉमी को पैसा देने के लिए पैसा छापा, जिससे डिमांड बढ़ी, बेरोजगारी कम हुई और महंगाई 2% से बढ़कर 5% हो गई। पहले साल तो सब खुश हैं, पर जल्द ही कर्मचारियों को समझ आ जाता है कि उनकी 5% की सैलरी हाइक तो बढ़ी हुई कीमतों ने खा ली। तो जब अगली बार वो अपनी सैलरी निगोशिएट करेंगे तो वो पहले से ही 5% महंगाई की उम्मीद करके 7-8% की हाइक मांगेंगे। एग्जैक्टली। जब ऐसा होता है तो कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और वो फिर से उतने ही लोगों को नौकरी पर रख पाती हैं जितने पहले रख रही थीं। नतीजा क्या हुआ? बेरोजगारी वापस वहीं आ गई। हाँ, बेरोजगारी घूम फिरकर वापस अपने नेचुरल रेट पर आ गई, लेकिन महंगाई अब परमानेंटली 5% के ऊंचे स्तर पर अटक गई। यहीं से नायरू का कॉन्सेप्ट आया, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नायरू यानी बेरोजगारी का वो लेवल जो इकोनॉमी झेल सकती है बिना महंगाई को और भड़काए। तो ये एक तरह से इकोनॉमी की नेचुरल स्पीड लिमिट है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये वो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिस पर इन्फ्लेशन रेट स्थिर रहता है और तेज नहीं होता। अगर सरकार बेरोजगारी को इससे भी नीचे लाने की जबरदस्ती कोशिश करती है तो इंजन गर्म होके फट जाएगा, मतलब महंगाई बेकाबू हो जाएगी। सही। नायरू ने फिलिप्स कर्व को गलत साबित नहीं किया, बल्कि उसकी समझ को और गहरा बना दिया। लेकिन 1970 के दशक में जो हुआ उसने तो इस पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। एक नई मुसीबत आई, स्टैगफ्लेशन। ये तो नाम से ही किसी विलन जैसा लग रहा है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक है। इसमें दो दुश्मन एक साथ हमला करते हैं, महंगाई भी हाई होती है और बेरोजगारी भी हाई होती है। दोनों एक साथ? ये तो फिलिप्स कर्व के एकदम खिलाफ था। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक ये पहली बार 1970s में यूएस में बड़े पैमाने पर देखा गया, जब बेरोजगारी 6% से ऊपर थी और महंगाई 10-12% तक पहुंच गई थी। लोगों की नौकरियां भी जा रही थी और जो पैसा बचा था उसकी कीमत भी घट रही थी। मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई, स्टैग्नेशन, और महंगाई बेकाबू हो गई, इन्फ्लेशन। दोनों मिलकर बन गया स्टैगफ्लेशन। पर ऐसा हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था एक बाहरी झटका, एक सप्लाई शॉक। 1973 में ओपेक देशों ने, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, हाँ, उन्होंने तेल के दाम अचानक कई गुना बढ़ा दिए। अब तेल सिर्फ गाड़ियों में नहीं डलता, वो हर चीज के लिए जरूरी है। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। बिल्कुल। तो जब तेल महंगा हुआ तो हर चीज को बनाने की लागत आसमान छूने लगी। इससे एक तरफ तो महंगाई भड़क गई और दूसरी तरफ बढ़ी हुई लागत से परेशान होकर कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया और लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। दोहरी मार। हाँ, इस संकट ने सरकारों को लाचार कर दिया क्योंकि उनकी पुरानी दवाइयां काम नहीं कर रही थी। तो
इस तरह की मंदी से बाहर निकलने का भी कोई तरीका होगा, या सरकारें बस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं? सोर्स में रिफ्लेशन का जिक्र है। रिफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसे सरकार जानबूझकर लाती है। जब इकोनॉमी मंदी में हो, यानी लो डिमांड, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो सरकारें और सेंट्रल बैंक मिलकर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसके लिए वो कई कदम उठाते हैं। सरकार पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाती है, जैसे सड़कें, पुल बनाना। लोगों को टैक्स कट्स दिए जाते हैं ताकि उनके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आए। और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम कर देता है। और सीधे सीधा नोट छापना, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या फर्क है? दोनों में ही तो मार्केट में पैसा डाला जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। फर्क मंशा और समय का है। डेफिसिट फाइनेंसिंग अक्सर सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करती है। रिफ्लेशन एक खास मकसद से की जाने वाली पॉलिसी है, जब इकोनॉमी ठंडी पड़ गई हो उसे वापस गर्म करने के लिए। अच्छा, इसका मकसद डिमांड को स्टिमुलेट करना है। हाँ, इसमें महंगाई बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है, पर यह कैलकुलेटेड रिस्क होता है। मंदी में डिफ्लेशन यानी कीमतें गिरने की स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। तो रिफ्लेशन उस कुएं में गिरने से बचने की कोशिश है। एग्जैक्टली। हमने इसका हालिया उदाहरण 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा, जब दुनिया भर की सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए रिफ्लेशनरी पॉलिसीज अपनाई। वाह! तो हमने सरकार के एक छोटे से खर्चे के गैप से बात शुरू की और स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स कर्व और नायरू जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों की भूल भुलैया तक पहुंच गए। ये वाकई दिखाता है कि इकोनॉमी में हर चीज एक दूसरे से कैसे धागे की तरह जुड़ी हुई है। एक धागा खींचो तो पूरा स्वेटर ही हिल जाता है। बिल्कुल। What's fascinating here is ये सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी के एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। कोई एक जादुई बटन नहीं है जिसे दबाकर सब ठीक हो जाए। ट्रेड ऑफ्स हैं। हाँ, बेरोजगारी ठीक करने की कोशिश करो तो महंगाई का खतरा सिर पर आ जाता है। महंगाई को काबू में करने की कोशिश करो तो ग्रोथ धीमी होने का डर सताता है। तो इससे हर नागरिक के लिए सोचने वाला एक जरूरी सवाल उठता है। हाँ, कि जब अगली बार सरकार कोई नई नीति की घोषणा करती है तो वो असल में इनमें से कौन सा लीवर खींच रही है और इसका दूसरी तरफ अनचाहा नतीजा क्या हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन्फ्लेशन टारगेटिंग। 2015 में भारत ने महंगाई से लड़ने के लिए एक नया हथियार अपनाया था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। राइट। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम इसी की चीरफाड़ करेंगे। क्या ये हथियार कारगर साबित हुआ या बाहरी झटकों के सामने इसने भी घुटने टेक दिए? और ये शब्द सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, एक्चुअली उतना ही हमारी जेब, हमारी ईएमआई और हमारी रसोई के बजट से जुड़ा है। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार और रिजर्व बैंक के बीच एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, एक वादा है। एक वादा। हाँ, दोनों मिलकर एक लक्ष्य तय करते हैं कि महंगाई को एक तय दायरे के अंदर ही रखना है। मकसद है प्रेडिक्टेबिलिटी लाना। बिजनेस करने वालों को और हम जैसे आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरकार और आरबीआई महंगाई को लेकर सीरियस है और इसे बेकाबू नहीं होने देंगे। मतलब ये एक तरह का डिसिप्लिन है। हाँ। जैसे कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से वादा करती है कि हम हर तिमाही में इतना प्रॉफिट कमा कर देंगे, जी। यहाँ आरबीआई देश की जनता से वादा कर रहा है कि हम आपकी खरीदने की ताकत को एक सीमा से ज्यादा कम नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा एनालॉजी है। और ये वादा फॉर्मली फरवरी 2015 में साइन हुआ था, जब सरकार और आरबीआई के बीच मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ओके। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, लेकिन साथ में ग्रोथ का भी ध्यान रखते हुए। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो इस एग्रीमेंट की शर्तें क्या थीं? वो लक्ष्य या टारगेट असल में था क्या? देखिए, इसमें दो हिस्से थे। पहला था एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल। अच्छा। आरबीआई को जनवरी 2016 तक, यानी लगभग एक साल के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन को 6% से नीचे लाना था। यह सिस्टम के लिए पहला लिटमस टेस्ट था। और लॉन्ग टर्म विजन क्या था? क्योंकि असली खेल तो वही है। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म टारगेट था कि 2016-17 से लेकर अगले 5 सालों के लिए महंगाई का लक्ष्य 4% रखा जाएगा, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश होगी। अच्छा, 4% ±2%। हाँ, मतलब महंगाई 2 से 6% के बीच रहनी चाहिए। और ये 2 से 6% की रेंज बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। इससे कम महंगाई ग्रोथ को धीमा कर सकती है और इससे ज्यादा वो आम आदमी की खरीदने की शक्ति को खत्म कर देती है। तो ये एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। एग्जैक्टली।
ओके, सो 4% इज द स्वीट स्पॉट। Yes. लेकिन आरबीआई इसे हासिल कैसे करता है? कि हम सब जानते हैं कि आरबीआई रेपो रेट से महंगाई कंट्रोल करता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क की खास बात क्या है जो 2015 से पहले नहीं थी? खास बात है इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हाँ। और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। आरबीआई की तर्कश में रेपो रेट सबसे अहम तीर है। जब वो रेपो रेट बढ़ाते हैं तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है और वो ये बोझ हम पर डालते हैं। हाँ, तो होम लोन, कार लोन, सबकी ईएमआई बढ़ जाती है। जी, लोग खर्च कम करते हैं, डिमांड घटती है और महंगाई पर लगाम लगती है। लेकिन 2015 से पहले ये सब एक तयशुदा पारदर्शी नियम के तहत नहीं होता था। तो अब ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? या ये अभी भी बंद दरवाजों के पीछे ही तय होता है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एग्रीमेंट के तहत आरबीआई को हर 6 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। हर 6 महीने में? हाँ, इसमें उन्हें साफ साफ बताना पड़ता है कि महंगाई की मौजूदा स्थिति क्या है और भविष्य में क्या होने की उम्मीद है। ओके। उन्हें 2 मुख्य बातें बतानी होती हैं। पहला, इन्फ्लेशन के स्रोत क्या हैं, यानी महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या पेट्रोल के दाम वजह हैं या सब्जियों के या फिर ग्लोबल कारणों से ऐसा हो रहा है। राइट। और दूसरा, अगले 6 से 18 महीनों के लिए इन्फ्लेशन का फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट क्या है। ये तो तब की बात है जब सब ठीक चल रहा हो। पर अगर आरबीआई फेल हो जाए तो? मतलब अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर लगातार बना रहे या 2% से नीचे चला जाए, तब क्या होता है? यही इस फ्रेमवर्क का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा है, फेलियर क्लॉज। फेलियर क्लॉज। सोर्स के मुताबिक आरबीआई को फेल तब माना जाएगा जब इन्फ्लेशन लगातार 3 तिमाहियों तक, यानी 9 महीनों तक 6% के ऊपरी टॉलरेंस लेवल से ज्यादा रहे। ओह, या फिर लगातार 3 तिमाहियों तक 2% के निचले स्तर से कम रहे। 3 महीने नहीं, पूरी 3 तिमाही, मतलब 9 महीने लगातार। ये तो आरबीआई को काफी लंबी रस्सी दी गई है। हाँ, दी तो है। और फेल होने पर होता क्या है? क्या गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ता है? नहीं, इस्तीफा तो नहीं, लेकिन उन्हें सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है। एक रिपोर्ट? हाँ, और उस रिपोर्ट में 3 बातें बतानी जरूरी हैं। पहला, कारण, रीजंस, यानी वो टारगेट हासिल करने में क्यों नाकाम रहे। उन्हें विस्तार से समझाना पड़ता है कि चूक कहाँ हुई। दूसरा, उपाय, यानी अब वो महंगाई को वापस टारगेट में लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। राइट। और तीसरा, समय सीमा, टाइमलाइन, यानी एक अनुमानित समय कि उन्हें टारगेट तक वापस पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। वाह, मतलब पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस रिपोर्ट की कोई असल अहमियत है या ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है और असल में कोई जवाबदेही तय नहीं होती? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्रिटिसिज्म्स हैं कि ये प्रोसेस उतना पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं है जितना होना चाहिए। रिपोर्ट सरकार को दी जाती है, लेकिन उस पर संसद में या पब्लिक में उतनी बहस नहीं होती। फिर भी एक लिखित एक्सप्लेनेशन देने का दबाव ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चेक है। इससे आरबीआई पर परफॉर्मेंस का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है, जो पहले नहीं था। चलिए एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो हमारे सोर्सेज में है। मुझे याद है 2010 में जब प्याज 100 रुपए किलो हो गया था, मेरे घर पर हफ्तों तक बिना प्याज वाली सब्जी बनी थी। हाँ, मुझे भी याद है। उस वक्त पेट्रोल या बाकी चीजों के दाम इतने नहीं बढ़े थे। क्या इस एक तरफा महंगाई के लिए कोई खास शब्द है? हाँ, बिल्कुल है, और ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है। अर्थशास्त्री इसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन? हाँ, ये शब्द स्क्यूड यानी एक तरफ झुका हुआ और इन्फ्लेशन से मिलकर बना है। नॉर्मल इन्फ्लेशन में लगभग सभी चीजों के दाम एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन स्क्यूफ्लेशन में सिर्फ एक या कुछ गिनी चुनी चीजों जैसे प्याज, टमाटर, दालें, इनके दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। हाँ, और लंबे समय तक बढ़ते हैं, जबकि बाकी चीजों के दाम लगभग स्थिर रहते हैं। ये तो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। अगर आप सिर्फ प्याज टमाटर की महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दें तो पूरी इकोनॉमी सुस्त पड़ जाएगी, जहां शायद जरूरत भी ना हो। एग्जैक्टली, आप एकदम सही पॉइंट पर हैं। सोर्स में इसका जिक्र है कि 2009 के अंत और 2010 की शुरुआत में भारत में यही हुआ था। अच्छा। फूड प्राइस इन्फ्लेशन 20% को पार कर गया था, जबकि नॉन फूड आइटम्स के दाम लगभग स्थिर थे। ये इतना अजीब था कि पॉलिसी मेकर्स कंफ्यूज थे। इसी वजह से स्क्यूफ्लेशन शब्द का जिक्र भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2009-10 में भी आया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक असल पॉलिसी चैलेंज है। अच्छा, एक और टर्म है जो अक्सर आंकड़ों के खेल में सामने आता है, बेस इफेक्ट। ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है जैसे हम किसी कंपनी के नतीजों की तुलना करते हैं।
हाँ, अगर पिछले तिमाही बहुत खराब थी तो इस बार थोड़ी सी भी बढ़त बहुत बड़ी दिखेगी। क्या ये वैसा ही कुछ है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बेस इफेक्ट का मतलब है कि हम आज की महंगाई दर की तुलना पिछले साल के इसी समय के स्तर से कर रहे हैं। वो पिछला साल हमारा बेस है। ओके। आपके दिए सोर्स में एक बहुत अच्छा टेबल है। मान लीजिए जनवरी 2017 में किसी चीज का दाम 100 रुपए था। जनवरी 2018 में वो 120 रुपए हो गया, तो महंगाई हुई 20%। सिंपल मैथ। अब आगे का खेल देखिए। जनवरी 2019 में दाम बढ़कर 140 रुपए हो गया। दाम तो अभी भी 20 रुपए ही बढ़ा, लेकिन अब हम तुलना 120 रुपए के बेस से करेंगे, 100 से नहीं। अच्छा, बेस बदल गया। हाँ, तो अब महंगाई दर घटकर दिखेगी 16.67%। और जनवरी 2020 में जब दाम 160 रुपए हुआ, तो बेस 140 होने की वजह से महंगाई दर और कम होकर सिर्फ 14.29% दिखेगी। अरे वाह, मतलब कीमतें हर साल 20-20 रुपए बढ़ रही हैं। मेरी जेब से पैसा उतना ही ज्यादा जा रहा है, लेकिन हेडलाइन में दिखेगा कि महंगाई दर घट गई। ये तो आंकड़ों का कमाल है। बिल्कुल। इसका तो राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। निश्चित रूप से यही बेस इफेक्ट है। अगर पिछले साल महंगाई बहुत ज्यादा थी, यानी हाई बेस था, तो इस साल कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई दर आंकड़ों में कम दिखेगी। और सरकार कह सकती है कि देखिए हमारी नीतियों से महंगाई घट रही है। एग्जैक्टली। और इसके विपरीत अगर लो बेस है, तो थोड़ी सी भी मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा दिखेगी, जिससे पैनिक जैसा माहौल बन सकता है। इसलिए जब भी हम महंगाई का आंकड़ा देखें, तो ये पूछना जरूरी है कि बेस इफेक्ट कैसा है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये फ्रेमवर्क, ये सारे नियम, ये असल में जमीन पर कितने कामयाब हुए? भारत का अनुभव कैसा रहा है? सोर्स के मुताबिक अनुभव मिला जुला रहा है। इसे 2 हिस्सों में देखना होगा। पहला दौर 2016 से 2021 तक, उसे काफी हद तक सफल माना जाता है। ओके, द फर्स्ट फेज वाज अ सक्सेस। हाँ, आरबीआई ज्यादातर समय महंगाई को 2 से 6% की रेंज में रखने में कामयाब रहा। सिस्टम में एक स्थिरता आई। लेकिन दूसरा दौर जो 2021 से चल रहा है और 2026 तक चलेगा, वो तो काफी तूफानी रहा है। बिल्कुल। दूसरा दौर चुनौतियों से भरा रहा है। एक तरह का ट्रायल बाय फायर था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कई बार 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गया। और इसके पीछे सिर्फ घरेलू कारण नहीं थे, बल्कि कई बड़े बाहरी फैक्टर्स थे जिन पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे कि सबसे पहले तो पैंडेमिक। कोविड-19 ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तहस-नहस कर दिया। राइट। फैक्ट्रियां बंद, शिपिंग कंटेनर्स बंदरगाहों पर अटके हुए। इससे हर चीज, मोबाइल फोन से लेकर दवाओं तक महंगी हो गई। फिर जैसे ही दुनिया इससे उभरने लगी, कमोडिटी की कीमतें आसमान छूने लगी। कच्चा तेल, खाने का तेल, मेटल्स, सबके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए। और फिर यूक्रेन संकट ने तो आग में घी का काम किया। हाँ, यूक्रेन संकट एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक था। इसने गेहूं से लेकर सनफ्लावर ऑयल और क्रूड ऑयल तक हर चीज की सप्लाई और कीमत पर गहरा असर डाला। अब आरबीआई भारत में डिमांड को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर बाहर से आने वाला तेल ही दुगने दाम पर मिलेगा, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इस फ्रेमवर्क की सीमाओं को दिखाता है। स्पेशली भारत जैसी इकोनॉमी के लिए, जो बहुत सी चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। बिल्कुल। तो कई आलोचक कहते हैं कि आरबीआई इस 4% के टारगेट को लेकर इतना जुनूनी हो गया है कि वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को दांव पर लगा देता है। ऊंची ब्याज दरें रखकर वो इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन को नुकसान पहुंचाता है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये एक क्लासिक बहस है, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ। आलोचकों का कहना सही है कि जब आरबीआई महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, तो इकोनॉमी की रफ्तार धीमी होती है। हाँ। लेकिन फ्रेमवर्क के समर्थक कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी सबसे जरूरी शर्त है। अगर महंगाई बेकाबू हो जाए, तो वो गरीबों और मिडिल क्लास की बचत को खा जाती है और पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर देती है। तो आरबीआई का काम इन दोनों के बीच संतुलन साधना है, जो आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। क्या ये फ्रेमवर्क अपनाने वाला भारत अकेला देश है, या हमने ये आइडिया कहीं से लिया है? नहीं, हम अकेले नहीं हैं। सोर्स में बताया गया है कि ये कदम उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था, और इसके बाद भारत उन विकसित और विकासशील देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो पहले से ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो ये ग्लोबल प्रैक्टिस है। हाँ, न्यूजीलैंड ने तो इसे 1989 में ही अपना लिया था।
यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील सब इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाना था। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन टारगेटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क है। सही कहा। इसने सिस्टम में पारदर्शिता और प्रिडिक्टेबिलिटी तो लाई है, लेकिन बाहरी झटकों के सामने इसकी अपनी सीमाएं हैं। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज और सप्लाई चेन की नई चुनौतियों के सामने क्या हमें इस 4+-2% वाले फ्रेमवर्क को फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स और अर्थशास्त्री सोच रहे हैं। शायद भविष्य का फ्रेमवर्क ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा शब्द है जो हम न्यूज़ में, अखबारों में रोज सुनते हैं, पर इसका असर सिर्फ दाल चावल की कीमतों तक नहीं है। ये एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो हमारी जेब से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल देती है। बिल्कुल सही कहा। इन्फ्लेशन का असर कई परतों में होता है, मल्टी लेयर्ड है। ये किसी के लिए फायदेमंद है तो किसी के लिए नुकसानदेह। ये चुपके से एक की जेब से पैसा निकालकर दूसरे की जेब में डाल देता है। ये तय करता है कि आपकी बचत की क्या कीमत रहेगी, आपके लोन का बोझ बढ़ेगा या घटेगा, और यहाँ तक कि देश में नौकरियां पैदा होंगी या नहीं। चाहिए तो फिर इस अदृश्य शक्ति की परतें खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात जो इन सोर्सेज में सामने आई वो है कर्ज देने वालों और कर्ज लेने वालों पर इसका असर। सुनने में तो यही लगता है कि महंगाई सबके लिए बुरी है, पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे सोर्स कहता है कि इन्फ्लेशन कर्जदारों माने डेटर्स के लिए अच्छा है और कर्ज देने वालों लेंडर्स के लिए बुरा। ये तो पूरी तरह से उल्टा लग रहा है। मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को आज 50,000 रुपये उधार दिए, वो मुझे 1 साल बाद ये पैसे लौटाएगा, पर 1 साल में महंगाई की वजह से उन 50,000 रुपयों की वो कीमत नहीं रहेगी। मैं उन पैसों से उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगी जितना आज खरीद सकती हूँ, तो नुकसान तो मेरा हुआ। एकदम सही पकड़ा आपने। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी को वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स कहते हैं। मतलब दौलत का कर्ज देने वालों से कर्ज लेने वालों की तरफ बहना। जब आपका दोस्त 1 साल बाद 50,000 रुपये लौटाता है तो वो नॉमिनली तो उतना ही पैसा लौटा रहा है, पर असल में वो कम परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, कम खरीदने की शक्ति लौटा रहा है। तो फायदा उसका हुआ और नुकसान आपका। और मजे की बात यह है कि डिफ्लेशन में, यानी जब कीमतें गिरने लगती हैं, तब इसका ठीक उल्टा होता है। तब कर्ज लेने वाला असल में ज्यादा वैल्यू लौटा रहा होता है। ये तो दोस्तों के बीच की बात हुई, लेकिन अगर हम बड़े स्केल पर देखें, जैसे बैंक्स जो रोज करोड़ों अरबों का कर्ज देते हैं, उन पर तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता होगा। बहुत बड़ा। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो बैंकों पर दबाव आता है कि वो अपने लेंडिंग रेट्स यानी ब्याज दरें बढ़ाएं, ताकि वो इस नुकसान की भरपाई कर सकें। लेकिन इसमें हमेशा एक लैग होता है, एक देरी होती है। इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ता है उतनी तेजी से बैंक अपनी ब्याज दरें नहीं बढ़ा पाते, तो उस शॉर्ट रन में बैंकों को नुकसान होता है, क्योंकि उनके दिए हुए हजारों करोड़ के लोन्स की रियल वैल्यू हर दिन घट रही होती है। बाप रे। तो एक तरफ तो लोगों की बचत पर असर पड़ रहा है और दूसरी तरफ खर्चों का हिसाब किताब बिगड़ रहा है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि महंगाई में लोग हाथ खींच कर चलते हैं, कम खर्च करते हैं, लेकिन सोर्सेज में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, शू लेदर कॉस्ट। ये क्या चीज है? ये इकोनॉमिस्ट का एक मजाकिया लेकिन बहुत सटीक टर्म है। सोचिए, जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो हाथ में कैश रखने का क्या फायदा। आज आपके पर्स में पड़ा 500 का नोट जो सामान खरीद सकता है, कल तक उसकी औकात शायद 480 रुपए जितनी रह जाए। सही बात है। तो लोग क्या करते हैं, वो कम से कम कैश हाथ में रखते हैं और ज्यादातर पैसा बैंक में डाल देते हैं, ताकि उस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहे, जो महंगाई की मार को कुछ कम कर सके। अब जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बार बार एटीएम या बैंक भागना पड़ता है। अच्छा। इसी आने जाने की लागत, समय और मेहनत को शू लेदर कॉस्ट कहा गया है। मानो बैंक के चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। मतलब लोगों का बचत करने से ही मन उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक में रखा पैसा भी महंगाई के सामने हार रहा है। और खर्च का क्या? दाल, चावल, पेट्रोल, बच्चों की स्कूल फीस, सब बढ़ रहा है। एक आम मिडिल क्लास परिवार इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करता है? यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है। एक तो मजबूरी में खर्च बढ़ता है क्योंकि ज़रूरी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन दूसरा असर ये होता है कि लोगों को लगने लगता है कि आज जो खरीद सकते हो खरीद लो, कल ये और महंगा हो जाएगा। हाँ, ये तो होता है। तो लोग अपना खर्च टालने की बजाय उसे और जल्दी करने लगते हैं,
किसी को फ्रिज खरीदना है तो वो सोचेगा कि अगले महीने 1000 रुपए और बढ़ जाएंगे, आज ही ले लो। इससे इकोनॉमी में डिमांड और बढ़ जाती है, जो महंगाई को और हवा देती है। आमदनी की बात चली है तो नॉमिनल इनकम और रियल इनकम का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर हम जैसे सैलरी लोगों के लिए। हर साल अप्रेजल के बाद लगता है कि सैलरी बढ़ गई, हम अमीर हो गए, पर महीने के आखिर में जेब वैसी ही खाली रहती है। ये इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा धोखा है। आपकी नॉमिनल इनकम वो रकम है जो आपके सैलरी स्लिप पर लिखी है। रियल इनकम उस रकम की असली औकात है, यानी उसकी परचेजिंग पावर। मान लीजिए आपकी सैलरी 10% बढ़ी और आप बहुत खुश हैं, लेकिन उसी साल महंगाई 12% बढ़ गई तो असल में आपकी आमदनी 2% घट गई है। आप पहले से ज्यादा गरीब हो गए हैं, भले ही आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे आ रहे हों। और इसी धोखे को जब हम पूरे देश के लेवल पर देखते हैं तो उसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए देश ने पिछले साल 100 गाड़ियां बनाई और इस साल भी 100 ही बनाई, लेकिन महंगाई की वजह से हर गाड़ी की कीमत 5 लाख से बढ़कर 5.5 लाख हो गई। तो कागज पर तो जीडीपी 10% बढ़ गया, पर असल में तो प्रोडक्शन उतना ही रहा। जीडीपी डिफ्लेटर इसी हवा को निकालने का काम करता है, ताकि हमें पता चले कि देश की ग्रोथ असली है, प्रोडक्शन बढ़ने से हुई है, या ये सिर्फ महंगाई का धोखा है। 1 मिनट, तो मेरी सैलरी बढ़ी पर उसकी एक कीमत घट गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती होगी, क्योंकि सरकार तो मेरी बढ़ी हुई सैलरी पर टैक्स लेगी। क्या सोर्स इस डबल मार के बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल, और ये इन्फ्लेशन का सबसे चालाकी भरा पहलू है। इसे कहते हैं ब्रैकेट क्रीप या इन्फ्लेशन इंड्यूस टैक्स इंक्रीज। ये एक तरह का छुपा हुआ टैक्स है। सोचिए, महंगाई की वजह से आपकी सैलरी बढ़ी और आप 5% वाले टैक्स स्लैब से निकलकर 10% वाले टैक्स स्लैब में आ गई। अच्छा। आपकी रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर तो शायद उतनी ही है या घटी है, लेकिन अब आपको सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। अरे वाह, मतलब सरकार बिना कोई नया टैक्स लगाए सिर्फ महंगाई की वजह से हमसे ज्यादा टैक्स वसूल लेती है। ये तो कमाल की तरकीब है अपनी कमाई बढ़ाने की, और आम इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी जेब कैसे कट रही है। प्रिसाइसली, सरकार की टैक्स से कमाई अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर टैक्स ब्रैकेट्स में क्रीप कर जाते हैं, यानी खिसक जाते हैं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है और सरकार का खजाना बढ़ता है। इसी वजह से कई विकसित देशों ने इस समस्या से बचने के लिए अपने टैक्स ब्रैकेट्स को इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर दिया है। ओके। ताकि सैलरी सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ने पर आपको ज्यादा टैक्स न देना पड़े। अगर महंगाई टैक्स के जरिए आम आदमी की जेब पर इस तरह बोझ डाल रही है, तो क्या लोग अपने भविष्य के लिए निवेश करने से भी डरने लगते हैं, या फिर इसका उल्टा असर होता है? माहौल तो अनसर्टेनिटी का होता है। ये एक और पैराडॉक्स है। शॉर्ट रन में मॉडरेट इन्फ्लेशन असल में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा हमने बात की, महंगाई का एक मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, लोग खर्च कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स और बिजनेस ओनर्स को लगता है कि उनका बनाया हुआ सामान बिक जाएगा, तो वो और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उत्साहित होते हैं, नई फैक्ट्री लगाने की सोचते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण वही है जो हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात करते हुए समझा। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स देश के सबसे बड़े बोरोवर्स में से होते हैं। वो बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनके लोन की रियल कॉस्ट कम हो जाती है। उन्हें जो ब्याज चुकाना है उसकी रियल वैल्यू घट जाती है। इस फायदे को इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। अच्छा। तो उन्हें सस्ते में पैसा मिल रहा है और सामने बढ़ती हुई डिमांड दिख रही है, तो वो निवेश करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। चलिए अब अपनी जेब से निकलकर पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और रुपए की कीमत पर इन्फ्लेशन का क्या असर होता है? ये तो रोज अखबारों की हेडलाइन होती है कि रुपया कमजोर हो गया या मजबूत हो गया। जब हमारे देश में महंगाई दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाती है, यानी रुपया डिप्रिशिएट होता है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि हमारे देश में बनी चीजें विदेशी खरीदारों के लिए सस्ती हो जाती हैं। अमेरिका में बैठे किसी इंपोर्टर को अब भारत से मसाले या टी-शर्ट्स खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बढ़ सकता है। सुनने में तो ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो गए, लेकिन क्या ये हमेशा फायदेमंद होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा माल बेचकर भी कम डॉलर कमा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू ही कम हो गई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है, खासकर भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। हमारे एक्सपोर्ट्स तो सस्ते होते हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो जाते हैं। हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स, एडवांस मशीनरी सब बाहर से मंगाते हैं। सही बात है।
जब रुपया कमजोर होता है तो इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसका असर ये होता है कि पेट्रोल डीजल से लेकर आपके स्मार्टफोन तक सब कुछ महंगा हो जाता है। और क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग से कहीं ज्यादा है, हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाता है और देश का चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, बढ़ जाता है। और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट का क्या? सरकारें तो अक्सर तर्क देती हैं कि थोड़ी महंगाई ग्रोथ के लिए जरूरी है, इससे नौकरियां पैदा होती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? शॉर्ट रन में इसमें सच्चाई है। A.W. फिलिप्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने एक थियोरी दी थी जिसे फिलिप्स कर्व कहते हैं। ये दिखाता है कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो थोड़े समय के लिए बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं तो उन्हें ज्यादा लोगों को काम पर रखना पड़ता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ शॉर्ट रन की है। और लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में ये रिश्ता टूट जाता है। अगर महंगाई लगातार ऊंची बनी रहे तो वो इकोनॉमी में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा कर देती है। बिजनेसेस को भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़ता है और आखिरकार नौकरियां जाने लगती हैं। तो जो शॉर्ट टर्म फायदा था वो लॉन्ग टर्म नुकसान में बदल जाता है। सोर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का भी जिक्र है, जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कोई किराना दुकान वाला, कोई फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। उन पर क्या असर होता है? उन पर इसका असर मिला जुला लेकिन ज्यादातर नेगेटिव होता है। किराना दुकान वाले को देखिए, उसका सामान पीछे से महंगा आ रहा है तो उसे अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन वो उतनी तेजी से कीमतें नहीं बढ़ा सकता जितनी तेजी से उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसे कंपटीशन का भी डर है। फ्रीलांस डिजाइनर ने आज जो प्रोजेक्ट 50,000 रुपये में लिया, उसका पेमेंट उसे 3 महीने बाद मिलेगा। तब तक उन 50,000 की वैल्यू घट चुकी होगी। इसके उलट बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर होती है। वो आसानी से अपनी लागत का बोझ कस्टमर पर डाल सकती हैं। साथ ही उनके पास जो इन्वेंट्री यानी बिला बिका हुआ माल पड़ा होता है, महंगाई में उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, जिससे उन्हें फायदा होता है। ऐसा लग रहा है कि इस पूरी कहानी में अगर कोई एक पक्का विनर है तो वो सरकार है। हमने टैक्स वाला फायदा तो देख लिया, क्या सरकार को और भी कोई फायदे होते हैं? हाँ, सरकार इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होती है। 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ब्रैकेट क्रीप से टैक्स कलेक्शन बढ़ना, जिसकी हमने बात की। दूसरा, सरकार देश की सबसे बड़ी बरोवर है, उसने देश के अंदर और बाहर से भारी कर्ज ले रखा है। इन्फ्लेशन की वजह से उस पुराने कर्ज की रियल वैल्यू कम हो जाती है। सरकार को असल में कम परचेजिंग पावर लौटानी पड़ती है। और तीसरा फायदा? तीसरा सबसे दिलचस्प है, जिसे कहते हैं सीनियोराज। ये सरकार का वो मुनाफा है जो उसे नोट छापकर होता है। जब सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए, जैसे कि सैलरी देने के लिए या सब्सिडीज देने के लिए, नए नोट छापती है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इससे महंगाई आती है। इस महंगाई को इन्फ्लेशन टैक्स भी कहते हैं। इन्फ्लेशन टैक्स? हाँ, ये एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए कोई कानून पास करने की जरूरत नहीं। ये चुपके से आपकी और मेरी जेब में रखे हर रुपए की कीमत कम करके सरकार का खजाना भर देता है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इन्फ्लेशन हमेशा एक विलन ही होता है? ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, और बहुत ही पेचीदा है। नहीं, इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं होता। 1980s के दशक के बाद दुनिया भर के अनुभवों से साफ हो गया है कि एक खास लेवल तक, एक मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बल्कि जरूरी होता है। ये इस बात का संकेत है कि इकोनॉमी में डिमांड है, लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी अर्थव्यवस्था जिंदा है। अच्छा। समस्या तब होती है जब ये उस लेवल से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन सब कुछ तबाह कर सकता है, जैसा हमने जिम्बाब्वे या वेनेजुएला में देखा। और बहुत कम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन यानी कीमतों का गिरना मंदी का संकेत है, जो शायद हाई इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? भारत के लिए वो सही रेंज क्या है जिसे हम कह सकते हैं कि इतना इन्फ्लेशन तो बनता है बॉस? भारत के लिए सोर्स के अनुसार और आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से भी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का कंफर्ट जोन 2 से 6% माना गया है। मतलब अगर महंगाई 4% के आसपास है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है, तो उसे हेल्दी माना जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूएस या यूरोपियन यूनियन जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये रेंज और भी कम, लगभग 1 से 3% है। इसी वजह से आजकल दुनिया भर के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी अपनाते हैं, जिसमें उनका मुख्य काम महंगाई को इसी हेल्दी रेंज के अंदर रखना होता है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और स्थिरता भी बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं।